मेहंदी हसन ने आया देखो 70, अथर्व का आया देखो 80, हो पाया सर जी 80%, रवि 99, वेरी गुड, कीर्ति श्रीवास्तव 90, नंद गोपाल चौबे 80, ओमकार 80, पुष्पा 90। सर सिटिंग 100% हो रही है लेकिन आउटपुट उतना एफिशिएंट नहीं आ रहा। 75, 70, 90, गुड इवनिंग 60। थर्ड स्लॉट छूट गया था, 9, 12, 2 से 5 हो गया, रात वाला नहीं। कोई बात नहीं यार, इसमें ये ऐसे सैड वाला नहीं यार, प्लीज़ चश्मे वाला फोटो लगा के भेजो, देखो कितना बढ़िया लग रहा है इसका। आदित्य आगे नमस्ते सर। अथर्व 80, कुलदीप सुधार ये %, 80, 90, पुलकित पांडे 80.5, अमन गोयल 80। चलिए वेरी गुड। साकेत जोशी, met NEET students and your revision lecture are very helpful for revision. थैंक यू दिव्यांश, आप नीट के विद्यार्थी हैं परंतु लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप इस लेक्चर को हमेशा करें, ठीक है। ओ भैया जी आई एम बिसी, बढ़िया है, वेरी गुड। नंद गोपाल चौबे बोल रहे हैं सर स्टार्ट, चलो कर देते हैं स्टार्ट, चौबे जी ने बोला है तो। मैं इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ हूँ 2 मिनट कि भाई और भी बच्चे अगर कुछ आकर के ऐड होना चाहें तो वो तुरंत ऐड हो जाएं ताकि उनका लेक्चर मिस नहीं हो। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे टिन और लेड की रिएक्शन जो कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको लेकर के उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। चलिए भाई एक बात समझ में नहीं आया, अभी तो साला पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, 24 लाइक हो गया। 115 वॉचिंग कर रहे हैं और 24 लाइक कर रहे हैं, तो 115 अगर वॉच कर रहे हैं और 24 लाइक कर रहे हैं तो यानी कि बाकी जो है वो बिल्कुल डिसलाइक कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। 115 लोग तो टाइम पास करने के लिए बैठ गए, उन्हें लेक्चर अच्छा नहीं लगता, बस ऐसे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के लिए बैठे हैं। एक 115 लाइक चल रहे हैं और सिर्फ आपके जो है वो देखो चौबे जी ने भी लिखा 28 लाइक है मात्र, बताओ भाई 115 हो तो कम से कम 115 तो होने चाहिए ताकि लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। वो 5 तो देखो डिसलाइक हो गए, अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया मैंने, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। बिना पढ़ाए भी डिसलाइक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तो फिर पढ़ा के डिसलाइक करो। चले शुरू करते हैं, अब आगे होंगे आई थिंक सब लोग। चलिए निहाल गुप्ता सर 91 हो गया था सर, पटना में टीचर भी आपका लाइव देखते हैं तो अच्छे से पढ़ाइए। वेरी गुड भैया जी, अच्छे से ही पढ़ाते हैं। टिन, हम अगला टिन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और जो टिन की केमिकल रिएक्शंस हैं वो टिन की केमिकल रिएक्शन आपके लिए एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट की रिएक्शन से इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको दिमाग में फिट रखना है कि रिएक्शनें आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जेईई एडवांस में सवाल आते हैं और आए हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे। पहले मुझे बताइए कि टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 और एक +4। अब आप बताइए कि दोनों में से स्टेबल कौन है, +2 या +4, चलो बताओ। सर सिलिकॉन, बेटा मैं अजीत सतीश सिलिकॉन मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था पी ब्लॉक में, बोरोन फैमिली जब पढ़ाई थी तो उसके अंदर जनरल रिवीजन आया था, उसके अंदर आप देखिएगा अभी जा करके पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में देखकर आप पढ़ेगा फर्स्ट लेक्चर जब पी ब्लॉक का देखेंगे तो उसमें आप बोरोन फैमिली में फर्स्ट लेक्चर में आपको सिलिकॉन मिलेगा। मैंने सिलिकॉन पढ़ा दिया था उस समय, रिवाइज कराया था जब, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे आंसर मेरे पास आए हैं, कईयों के +2 आए हैं, कईयों के +4, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है वो आपको हल्का सा हिंट मैंने दिया था शायद, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो नीचे आने पर जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको पिछली क्लास में बताया था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ लास्ट एलिमेंट की, यानी कि टिन के बाद जो लेड आता है उसकी स्टेबल ज़्यादा होती है, तो यानी कि इसकी +4 स्टेबल है। अब जो +4 स्टेबल है तो रिएक्शन जब आप कराएंगे तो कंपाउंड भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही बनेगा। बोलो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसका कौन सा कंपाउंड होगा बताओ, SnO2। तो जब आप इसकी रिएक्शन O2 के साथ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, SnO2। कौन सा बनता है जल्दी बताओ, SnO2।
अब अगर मैं टिन की रिएक्शन Cl2 से कराएं तो Cl2 से कराने पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। Cl2 से कराने पर रिएक्शन जब होगी टेम्परेचर हाई लेंगे तो SnCl2 बनेगा +2 वाला या +4 वाला, सोचो। तो आप सब पता है +4 वाला बनेगा। अगर मैं टिन की रिएक्शन आपके सल्फर से करा दूं तो बताओ कौन सा बनेगा, SNS या SNS2? तो आप बताओ कौन सा बनेगा, SNS2। क्या बनेगा, SNS2। SNS2 को आपका मोज़ेइक गोल्ड भी कहते हैं। क्या होता है इसका एक और नाम, मोज़ेइक गोल्ड। क्या नाम होता है जल्दी बताओ, मोज़ेइक गोल्ड। क्लियर सबको? तो ये रिएक्शन है आप इजीली कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी। अब आपको याद हो गई कैसे कि टिन की +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। दोबारा बताओ कौन सी, टिन की +4 वाली। वेरी गुड। तो अगर +4 वाली ज्यादा स्टेबल है तो टिन के O2 से कराएंगे तो कौन सी बनी, SnO2। टिन की सल्फर से कराई तो क्या बनी, SNS2। टिन की क्लोरीन से कराई तो क्या बना, SnCl4। क्लियर? SNS2 का एक नाम मैंने क्या बताया, मोज़ेइक गोल्ड। ठीक है, गोल्ड यानी येलो कलर का होता है ये, मोज़ेइक गोल्ड। गोल्ड वर्ड आ रहा है तो गोल्ड कैसा होता है, पीला पीला। तो ये कैसा होगा, येलो कलर का। तो ये 3 रिएक्शन है, तो मुझे लगता है आपको इजीली आ गई। अब रिएक्शन विद वाटर, अगर मैं रिएक्शन विद वाटर करूंगा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अभी हम थोड़ी देर में जस्ट इसके टिन और लेड के बाद में एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट पे आपको ये पता चलेगा कि जो आयरन होता है उस आयरन से नीचे वाले जब भी हो, क्या बोला जल्दी बताओ, आयरन से नीचे वाले जब भी होते हैं तो उनकी वाटर के साथ रिएक्शन तभी होती है जब आप एलिमेंट का टेम्परेचर हाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका ये टिन जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे आता है। आयरन से नीचे आने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर सबको? चलिए, तो रूम टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन नो, लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगा, क्लियर, हाई टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन होने के बाद SnO2 ही बनेगा और H2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा या इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिससे कि आपको इस तरह की रिएक्शन है सारी आ जाएंगी, सारी पानी के साथ जितनी है ना सारी बता दूंगा यार, एक बार का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पेशेंस रखना बस थोड़ा सा। ठीक, टिन के बाद अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस विद एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा वापस से एक बार और। अभी आप इनको सबको याद कर लो ताकि आपको ये समझ में आए कि यार ये कंपाउंड बन रहे हैं, और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंपाउंड क्यों बन रहे हैं तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो पहला एसिड, अगर मैं डाइल्यूट HCl लेता हूं, क्या लिया मैंने, डाइल्यूट HCl। मैं थोड़ा सा टिन की पोजीशन को क्लियर कर देता हूं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। क्या होती है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर टिन की जो पोजीशन है वो आपको देखनी पड़ेगी, यहां पर है। सबसे पहले हम इसको लर्न करते हैं, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं हुई तो आपको आगे की सारी रिएक्शनें नहीं समझ में आएगी। इससे आप गारंटी के साथ बैठे बैठे घर में 1 मिनट में 350 रिएक्शन याद कर सकते हैं, और वो सारी पी ब्लॉक की रिएक्शन है और मैं अभी करवा भी दूंगा की पॉइंट से। ठीक है, पहले इस सीरीज को याद करेंगे। तो इस सीरीज का की पॉइंट देखना क्या है, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, CD,
को नी स्नेह प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये की पॉइंट है, ठीक है। और वो की पॉइंट है कि ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह। क्लियर। अब इसको कैसे बनाया वो ध्यान समझना। जब कभी घर के अंदर शादी होती है, ठीक है, तो शादी के अंदर क्या होता है कि दहेज मांगा जाता है। डाउरी प्रोसेस आपको पता होगा, प्रथा है, ठीक है। जब डाउरी मांगा जाता है तो उसके अंदर क्या है कि किसी बुजुर्ग को भेजा जाता है, तो बुजुर्ग जाकर के लड़की वालों से बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब शादी हो रही है उसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ब्रेट ली की शादी है। किसकी? ब्रेट ली की। तो हम यह बोल रहे हैं कि ली के, यानी कि ब्रेडली के काका, काका को बोलते हैं अंकल। तो जो अंकल थे वो गए दहेज मांगने जब उसकी शादी थी, और दहेज में जो ब्रेडली के अंकल है उन्होंने क्या मांगा जरा सुनना। ली के काका ने मांगी अलमारी। ली के काका ने क्या मांगी दहेज में? अलमारी मांग ली। देखो अब ये, ठीक है। अब जैसे ही सबने कहा अलमारी, पागल हो गया, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, अलमारी मांगता है कोई दहेज में, कुछ ढंग का मांगते। तो अंकल ने जवाब क्या दिया आगे सुनो। मनी यानी कि पैसा, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह। स्नेह का मतलब समझते हो आप? अफेक्शन। कोनी स्नेह यानी इससे कोई अफेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रेटली की शादी है, ये तुम्हारी शादी नहीं, भगवान का दिया हुआ बहुत पैसा है, इधर उधर उड़ के चला जाता है, तो इसलिए एक बहुत बड़ी अलमारी चाहिए ताकि सारा पैसा उसके अंदर रख सकें। हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी थी ना, शालीमार जैसी अलमारी जिसमें पैसा सेफ रहे। तो अब देखो वापस से चलते हैं अपन, क्या बोला मैंने? ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह, इन सब से कोई अफेक्शन नहीं है, ठीक। अब ये जो अगली की पॉइंट है वो क्या है जरा सुनना। कभी भी कोई मान लो आपके जुलूस निकलता है, तो उस जुलूस के अंदर क्या होता है, जो आगे होता है उसी की पिटाई होती है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। तो जब आगे निकलता है उसी की पिटाई होती है, हाँ या ना? क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि प्रभा नाम की लड़की कोचिंग करने आई कोटा के अंदर। अब वो कोटा में कोचिंग कर रही है, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक जुलूस निकाला सभी कोचिंग छात्रों ने मिलकर के, तो वो उस कोचिंग छात्रों के साथ आगे थी, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। तो जब हमारी मांगे पूरी करो ऐसा चल रहा था, तो आप सोचो जो आगे होगा वही पिटेगा। तो वही हुआ कि प्रभा ही कुटी होगी आज। प्रभा ही कुटी होगी, कुटी मतलब पिटी होगी, पिटना, कुटने को मतलब कहते हैं। और जब पिटते हैं तो ऐसे आवाज आती है ना, जोर से पीटते, पुलिस जब डंडा मारते हैं तो आऊ आई ऐसे आवाज आती है, तो ये वही आवाज है, आऊ। तो प्रभा ही कुटी होगी आज आऊ। क्लियर। अब ये सब आपने ऐसे क्यों बनाया सर? उसका रीजन है, ये सारे एक रिएक्शन देंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इस सीरीज में अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये सारे के सारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक माइल्ड में ये भी आ जाएगा, ठीक है। और कॉपर से लेके ये सारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन लेड जो होता है इनकी तरह रिएक्शन देता है। लेड जो होता है वो इनकी तरह रिएक्शन देता है, इनकी तरह। इसलिए लेड को मैंने यहां रख दिया की पॉइंट में। प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं, ये सारे एक रिएक्शन देंगे, सब एक जैसे। अब यही सिखाने के लिए इस सीरीज को मैंने लिख दिया, क्योंकि सारी रिएक्शनें जो मैं लिख रहा हूं वो इससे रिलेटेड होंगी, ठीक है। डाइल्यूट HCl, अब यहां पर देखना आप, डाइल्यूट HCl हो, मैं नाम बोलता हूं, डाइल्यूट HCl हो, कंसंट्रेटेड HCl हो, और डाइल्यूट H2SO4 हो, ये हाइड्रोजन से नीचे जो भी होते हैं उनसे रिएक्शन नहीं करते। कौन सा एलिमेंट है?
हाइड्रोजन इससे नीचे हो तो रिएक्शन नहीं करते, तो टिन हाइड्रोजन से नीचे की ऊपर है, लेकिन जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, इसलिए रिएक्शन में क्या आएगा, वेरी स्लो, और SnCl2 प्लस H2 बनेगा। कंसंट्रेटेड HCl बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, वही SnCl2 प्लस H2। अगर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो भी आपका क्या बनेगा, वही SnSO4 प्लस H2। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो आपका बनेगा यहाँ SnSO4 कंसंट्रेट आ गया, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए +4 में आ गया। ये देखो किसमें आ गया, ये +4 में। क्लियर, तो यहाँ पर आपका +4 बन गया ये, तो ये एसिड से रिएक्शन हो गई। अब इसकी रिएक्शन आती है डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्शन करते हैं तो जनरली सब जितने भी एलिमेंट हैं वो रिएक्शन जनरली कर करके आपके या तो टिन नाइट्रेट बनाएंगे और या फिर उसके साथ बनाएंगे NO2, ठीक है। और अगर डाइल्यूट लेते हैं तो टिन नाइट्रेट बनाएंगे और साथ में बनाएंगे N2O। बट टिन जो होता है वो अकेला NH4NO3 बनाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए था N2O, लेकिन बना कौन सा है, NH4NO3। अब ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो टिन प्लस, अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूं तो टिन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 लेने पर जनरली अभी बताया टिन नाइट्रेट बनता है और NO2 बनती है, लेकिन यहां पर मेटास्टेनिक एसिड बन जाता है। इसका नाम क्या है, मेटास्टेनिक एसिड। क्या नाम है इसका, मेटास्टेनिक एसिड। प्लस यहां क्या बन जाएगा, वही NO2, ठीक है। तो मेटास्टेनिक एसिड प्लस NO2, तो ये दो रिएक्शन है आपको टिन की इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से बोल देता हूं और इनका कंसेप्ट अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो टिन प्लस डाइल्यूट HNO3, टिन नाइट्रेट प्लस NH4NO3। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो जल्दी बोलो, कंसंट्रेट लिया तो मेटास्टेनिक एसिड, क्या बना, मेटास्टेनिक एसिड। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान सुने, जितना मैंने बताया उसमें आपको जो भी डाउट्स है उनके लिए वेट करना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, एसिड वाली सारी रिएक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। ये स्लो क्यों हुई इसके लिए वेट करना पड़ेगा, हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले वहां पर, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने टिन के लिए, मैं आपको भी पूरे एलिमेंट्स की बता दूंगा जितने लिखे हुए हैं इन सब की एक साथ। इसके लिए लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार टिन और लेड कंप्लीट होते हुए आपका ब्लॉक खत्म हो जाए। ब्लॉक खत्म होते ही फिर आएगा 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में जो कंपाउंड आएगा उसका नाम होगा HNO3। तो मैं इस HNO3 के साथ 15th ग्रुप में सारी चीजें समझा दूंगा एक साथ ही। क्लियर। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखें बस, है ना। मेटास्टेनिक एसिड ये होता है H2SnO3। क्लियर। थोड़ी देर वेट करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखो आगे, मिटा देता हूं इसको मैं। ये रिएक्शन है, मैंने कौन कौन सी बता दी, जल्दी बताओ। पानी के साथ, एसिड के साथ, अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि कुछ एलिमेंट होते हैं और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे एलिमेंट की बात करते हैं हम, इसका भी मैं की पॉइंट दे रहा हूं आपको। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, ये सारे एलिमेंट और इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, इनके जितने भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब क्या है, एम्फोटेरिक सारे। क्लियर। तो इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे चाहे वो कोई भी हो, वो सब क्या होंगे,
एम्फोटेरिक, ये भी खुद एम्फोटेरिक है। अब टिन की रिएक्शन जब मैं NaOH से कराता हूं तो आप देखो टिन की रिएक्शन NaOH से कराने पर ये बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपका टिन की रिएक्शन NaOH यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि O2 से करा दें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाया, देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां ऑक्सीडेशन +4। तो अगर NaOH से सिंपल रिएक्शन होती है तो ये बनता है +2 वाला हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर लेते हैं तो ये कंपाउंड बनता है SnOH6। अब ये जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उनको एक लिखने का तरीका भी होता है। आप इसमें से पूरा वाटर बाहर निकाल दो, सोच के बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल है। अगर आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो टोटल हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद एक SN बचेगा और एक ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन कितने बचेंगे? अगर ऑक्सीजन 2 वाटर निकाल देंगे तो 2 ऑक्सीजन निकल गए तो कितने बचे होंगे? 2, ये 2। चार्ज -2 है तो -2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है स्टेनस और इसका नाम हो जाएगा मेटास्टेनस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी जगह अगर मैं SN4 तो इसमें से बाहर निकाल के बताओ कितने वाटर निकलेंगे, जल्दी बताओ कितने? 3। कितने? 3 ऑक्सीजन बचे। यहां कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4। तो इसका नाम क्या हुआ? स्टेनिक। वो तो स्टेनस और ये स्टेनिक। अस क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इक क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप चाहो तो यहां पर और करके इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो Na2SnO2 और यहां पर भी और करके लिख सकते हो आप Na2SnO3। सोडियम स्टेनस, सोडियम, ठीक है। और ये सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनेट ऐसे भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। क्योंकि अस अगर एसिड होता है तो उसके सॉल्ट में आइट आता है और अगर एक एसिड होता है तो उसके में एट आता है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्लियर सबको यहां तक? पक्का? तो ये टिन की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब हरिंदर कुमार जी 3333 नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो? जल्दी जल्दी 33333 क्या? भैया जी कोई डाउट हो सबको तो जल्दी से पूछो। ये वाला 3 नहीं दिख रहा क्या? तो इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो आप Na2SnO3। अब दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, पानी कितने निकलेंगे उसका आंसर भैया जी ने दिया था 3। अरे वाह, भैया जी के लिए ताली बजाओ जोरदार, वेरी गुड। चलिए तो मैं मिटा रहा हूं इसको, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 तो +2 वाला ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका कलर याद रखना है ग्रे, और एक +4 वाला होता है, ठीक है। इसका कलर आपको याद रखना है वाइट। अब इसका जो प्रिपरेशन है वो देखते हैं। टिन ऑक्सलेट, ठीक है। टिन ऑक्सलेट को हीट करते हैं तो जनरली सॉल्ट को हीट करने पर हमेशा ऑक्साइड्स बनते हैं इस तरह के कोवेलेंट, क्लियर। तो यहां पर आपका SNO + CO प्लस क्या बनेगा? CO2, ठीक है। लेकिन अगर मैं टिन की रिएक्शन O2 से करा दूं, जल्दी बताओ, अगर मैं यहाँ टिन ऑक्सलेट ले लेता हूँ +4 वाला तो यहाँ SNO2 बन जाएगा, ठीक है। SNO2 की हाई टेम्परेचर अभी बताया था मैंने 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा? SNO2, आया ना। लेकिन अगर टिन की रिएक्शन में NaOH से कराऊं
तो बन रहा था यहाँ पर पहले फर्स्ट में तो टिन हाइड्रोक्साइड बनता है, और अगर एक्सिस ऑफ NaOH होता है तब वो बनता है जो अभी बताया था मैंने, SnOH4-। ठीक है, तो ये अगर जनरली ये बना, एक्सिस नहीं लिया आपने और इसको हीट कर देंगे तो वो SnO प्लस हाफ O2 बन जाएगा, सॉरी SnO प्लस H2O बन जाएगा। अगर इस SnO में O2 डाल दें तो वापस ये क्या बन जाएगा, SnO2। तो आप इस तरह से इन ऑक्साइड्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आसानी से। रखा क्लियर, बोलो हाँ या ना। तो ये आपके रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर सबको, बोलो अरे हाँ जवाब दो भाई, यस सर। राहुल सिंह राजपूत, यस सर। जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ। हाँ पीयूष गौतम, यस सर, वेरी गुड। हीरालाल यादव, यस सर। अरे समझ में आया कि हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है यार। अभी चालू हुआ? एक बार कमेंट करो सब ठीक है ना, नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। यस वेरी गुड, अब ठीक है। 161 वॉचिंग नाउ, सबको आ रहा है ना? वापस शुरू कर देता हूं मैं, चलो। हाँ, तो टिन की रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो टिन हाइड्रोक्साइड बनेगा। टिन हाइड्रोक्साइड अगर एक्सिस में लेंगे NaOH तो ये बना देता है कंपाउंड, अगर इसको हीट कर दें तो SNO प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, और SNO2 आ जाएगा अगर SNO की ऑक्सीजन से करा देंगे। क्लियर सबको? अब इधर ध्यान दो। अब जो बात हम करने वाले थे टिन की, तो टिन की रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो टिन दो कंपाउंड बनाता है, एक SnCl2 और एक SnCl4। तो अगर मैं टिन की रिएक्शन सिर्फ Cl2 से कराऊं और एक्सिस में नहीं लेता Cl2, क्या बोला जल्दी बताओ? मैं एक्सिस में Cl2 नहीं ले रहा हूं, तो एक्सिस में नहीं ले रहा हूं तो हमेशा क्या बनेगा, SnCl2। ठीक, अगर मैं SnCl2 का हाइड्रेटेड सॉल्ट लूं और उसको हीट करूं, तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि इस तरह से जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं इनको हीट करने पर ये अपना वाटर रिमूव कर देते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? SnCl2.2H2O को हीट करने पर ये अपना वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो इसका मतलब वो एनहाइड्रस हो जाएंगे। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हीट करने पर वो एनहाइड्रस नहीं होते, बल्कि उसी पानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उससे? हाइड्रोलाइज्ड। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर देखो आप, ये बनेगा SnOHCl प्लस HCl। क्लियर? और इसको अगर हीट कर दे तो वापस क्या बन जाएगा, SNO प्लस HCl। तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। यानी कि नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि हम इस SnCl2.2H2O का एनहाइड्रस फॉर्म ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? इस SnCl2.2H2O का एनहाइड्रस फॉर्म ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसको हीट करके एनहाइड्रस फॉर्म ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। और ये अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। ZnCl2.2H2O, ठीक है, CO अपना क्या नाम है इसका, ये MgCl2.6H2O, ठीक है, CaCl2, BA, ये जो होते हैं नीचे आने पर जब हाइड्रोलाइज नहीं होते लेकिन ऊपर वाले हो जाते हैं, लाइक BeCl2.6H2O, BeCl2 के बाद MgCl2.6H2O, ये सारे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, ये भी मैं एस ब्लॉक में आपको सारा बता दूंगा। तो ये हाइड्रोलाइज हो गया। क्लियर? अब SnCl2 जो होता है इसके सॉल्यूशन में, SnCl2 के सॉल्यूशन में हम कुछ पीसेस ऑफ टिन हम डाल के रखते हैं, टिन के टुकड़े डाल के रखते हैं, टिन के टुकड़े, टू प्रिजर्व दिस सॉल्यूशन। क्लियर?
बहुत सिंपल है। SnCl2 के सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए उसमें टिन के टुकड़े मिलाए जाते हैं। क्यों? ये सवाल आएगा आपका जेईई के अंदर। क्या सवाल होगा? SnCl2 के सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए इसमें टिन के टुकड़े मिलाए जाते हैं। दोबारा से बोला, SnCl2 के सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए इसमें टिन के टुकड़े मिलाए जाते हैं। क्यों? अब दिमाग की बत्ती जलाओ। SnCl2 को प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो, अरे भाई SnCl2 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और अगर +2 है तो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होकर के +4 में जाना चाहेगा, तो SnCl2 SnCl4 में आ जाएगा। अगर वो SnCl4 में आ गया तो SnCl2 सॉल्यूशन कहां बचा? अब हमने टिन के टुकड़े डाल दिए। टिन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो SnCl4 को रिड्यूस करके वापस SnCl2 में ले आता है, तो SnCl2 का जो सॉल्यूशन है उसका प्रिजर्व कर लिया उसने। ठीक है, बच गया वो। आया ना? समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। राहुल राज ने आंसर सही देने की कोशिश की थी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं, SnCl4 बनाना है, तो SnCl4 बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप टिन ले लो, Cl2 ले लो, और एक्सिस में Cl2 ले लो, तो क्या बनेगा? SnCl4। एक रिएक्शन कल बताई थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन जब कराओगे आप, तो यहाँ तो आ जाएगा Hg और यहाँ आ जाएगा SnCl4। अगर टिन है और एक्वा रेजिया ले लिया, तो भी आपका क्या बन जाएगा? SnCl4। एक्वा रेजिया क्या होता है वो देखो। एक्वा रेजिया वो होता है आपका 3HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये रिएक्शन करके NOCl प्लस Cl, ठीक है, प्लस ठीक है। तो यहां पर आप देखो 3 पार्ट ऑफ HCl हुआ और 1 पार्ट ऑफ क्या हुआ? HNO3। इस पूरे को मिला करके हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, बोलो क्या? हाँ, तो यहां पर आपका जो Cl होता है, मेन पार्ट है Cl का, इधर चला जाएगा, तो Cl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक्वा रेजिया का कलर भी इंपॉर्टेंट है। इसका जनरली कलर येलो होता है, ऑरेंज से येलो के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस Cl की जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब टिन इस Cl से रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आपका SnCl4 बनाएगा। तो इसलिए एक्वा रेजिया से कराओगे तो SnCl4 बनेगा। तो अब हमें दो चीजें समझ में आ गई। वो दो चीजें समझ में आएगी, एक तो SnCl2 आ गया और एक SnCl4 आ गया। अब अगर मैं SnCl4 की रिएक्शन, सबसे पहले ये बताओ, ये जो कंपाउंड होता है एक NH4, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा था SnCl2, ठीक है, .2H2O, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइज कराऊं, क्लियर, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जैसे अगर आपको एक सवाल मैंने इंपॉर्टेंट कराता था कि एक कंपाउंड होता है जिसे हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, और वो पिंक सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। जरा देख के बताओ फटाफट से, कौन कौन बच्चों को याद है ये? पी ब्लॉक में जब बताया था। और कैल्को प्रिंटिंग में यूज होता है ये। किस में यूज होता है? कैल्को प्रिंटिंग। पिंक सॉल्ट था, कलरलेस था, और कैल्को प्रिंटिंग के अंदर यूज होता था ये। जल्दी से बताओ कौन बताएगा, देखें फटाफट। क्या हो गया? नेटवर्क चला गया क्या? अरे बोलो, कमेंट रुक गए। अक्षय पेंजिया का एक आया, वेरी गुड। श्रेयस जीना का आया, वेरी गुड जीना, याद है आपको। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि जैसे एक NH4Cl होता है, आया ना, और इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl4 से कराऊं तो रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी? NH4 होल ट्वाइस SnCl6।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन जनरली, बोलो बोलो छोटे किशोर, इसको बोलते हैं अपन पिंक सॉल्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो पिंक सॉल्ट है ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। चलो इसी तरह से एक कंपाउंड मैंने बताया था आपको, बटर ऑफ टिन, जरा उसका फॉर्मूला बताओ बटर ऑफ टिन का, जल्दी से बताओ कौन बताएगा, बटर ऑफ टिन। जल्दी, सेम सेम नहीं है भैया जी, यस वेरी गुड, कईयों का आंसर आ गया। इसका मतलब आप शीट खोल के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, चेक कर रहा था मैं तो आपने अच्छा किया कि आपको सब मालूम है। SnCl4.5H2O, इसको अपन क्या कहते हैं, बटर ऑफ टिन। अच्छा, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को कि डिलीट मत करना, नेटवर्क इशू हो रहा है, दिल्ली में बारिश हो रही है। तो दिल्ली में बारिश हो रही भैया, एक नई सूचना आपको बताया जा रहा है। तो SnCl2.5H2O जो है वो आपका बटर ऑफ टिन होता है। तो ये आपके टिन की रिएक्शन हो गई, और आपको टिन+2 भी याद हो गया कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर Fe+2 आएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में, अगर वो आपके मतलब जो भी आएंगे NO2- आएगा तो NO3 में ले जाएगा। ये सारी रिएक्शन है अपने आप अभी आगे भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है इसकी टिन की। अब आता है लेड। अब हम लेड की जब बात करते हैं तो लेड के अंदर जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +4। जरा बताएं कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कल ही बताया था मैंने कि +2 ज्यादा होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट या ड्यू टू एक लाइन और बोली थी मैंने, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, अब इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एक तो PbO होता है, एक PbO2 होता है, एक आपका Pb2O3 होता है, और एक आपका Pb3O4 होता है। इनके कलर बताओ। चलो PbO का कलर मैं पहले ही बता देता हूं आपको। फ्यूज्ड, हाँ ये PbO, इसका एक नाम होता है मैसिकोट और एक नाम होता है लिथार्ज। लिथार्ज जो होता है उसका कलर होता है रेडिश येलो, और मैसिकोट का कलर क्या होता है, येलो। जब आप इस मैसिकोट को फ्यूज करके हीट करके आप इसे पाउडर फॉर्म में लाओगे तो पाउडर फॉर्म में आने पर आपका क्या बनाएगा, वो PbO। क्लियर सबको। और फिर आपका PbO जो होगा वो क्या होगा, लिथार्ज। ठीक है ना। तो यहां पर इस PbO का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि आप अभी कुछ बच्चे लिखते येलो होता है, कुछ बच्चे लिखते रेड होता है, कुछ बच्चे लिखते आपका येलोइश रेड होता है, तो कंफ्यूजन मैंने हटा दिया है। ठीक है, मैसिकोट अगर फॉर्म मानते हैं आप तो इसका कलर येलो होता है, लिथार्ज मानते हैं तो इसका कलर रेड होता है। अब सवाल आ गया, साला कुछ भी नहीं दिया, क्या मानू, तो रेड, लिथार्ज। ठीक है, अब चलो इसका बताओ PbO2 का। डार्क ब्राउन, वेरी गुड, डार्क ब्राउन। इसका बताओ,
Pb2O3 जल्दी। क्या रेड येलो, ये कंफ्यूजन हो रहा है, रेडिश ब्राउन। इसका बताओ, बोलो। ये आपका रेड कलर का होता है, अगर याद हो तो। इसको कॉमन लैंग्वेज में रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड। और ये सिंदूर भी होता है इसका नाम, कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है, सिंदूर। अब इसका बताओ, इसका कलर Pb2O3 का, जल्दी से भैया जी। पुष्पा कुमारी जी ने, अच्छा ये तो पुराने वाले का बता रहे हैं। इसका हर्ष नहाटा Pb2O3 का बताओ जल्दी से, Pb2O3। बुरे Pb2O3 का बता। हाँ यही तो है, रेडिश येलो लिथार्ज, ये वाला, यही तो बोल रहा हूँ, लिथार्ज। वो तो मैसिकोट है, इसके दोनों के फॉर्मूले सेम है। यस, रेडिश येलो, ठीक। तो Pb2O3 आपका रेडिश येलो। तो ये अपन ने सबसे पहले इनके कलर पता कर लिए हैं। अब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम PbO का। तो PbO का प्रिपरेशन अगर करना है तो Pb+O2 हीट कर दो आप, तो क्या बनेगा PbO। इसको लिमिटेड लेना, कंट्रोल्ड फॉर्म में। अगर ज़्यादा लोगे तो PbO2 में आ जाएगा। अब PbO2 अगर है तो उसको हीट कर दो। Pb2O3 है उसको भी हीट कर दो। Pb3O4 है उसको भी हीट कर दो, ठीक है। इन सब से PbO बन जाएगा। और इन सभी PbO का अगर आप कार्बन से रिडक्शन करा दें तो आपका लेड आ जाएगा। हाइड्रोजन से करा दें तो भी लेड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है आपकी हो गई। Pb+O2 की रिएक्शन कराई तो PbO, PbO2 की अगर हीट कर दिया तो PbO, Pb2O3 से कराया PbO, Pb3O4 से PbO, ठीक। अब आया प्रिपरेशन ऑफ Pb2O3। अब अगर मैं Pb लेता हूं और NaOCl लिमिटेड ले लिया, ठीक है, कम लिया इसको, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन कम। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, PbO, और कुछ को ले जाएगा वो PbO2 में। तो एक मिक्सचर तैयार होगा, ये मिक्सचर ही Pb2O3 होता है। Pb2O3 एक्चुअली में क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड Pb2O3 बन रहा है। और ये मिक्स ऑक्साइड होता है PbO + PbO2 का रेशियो होता है इसका 1:1, ठीक। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शन को ढंग से समझना। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि Pb2O3 जो है वो किस किस से बना है, वो बना है PbO और PbO2 से। अब मैंने आपको रिएक्शन दे दी यहां पर इसकी HNO3 से। HNO3 एक एसिड है। कल हमने एक लाइन पढ़ी थी अगर याद हो तो, कि लेड के +4 वाले कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सारे। तो यहां +4 है कि नहीं है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। अब एक और बात बताई थी मैंने कि जितने भी लेड के कंपाउंड है वो सारे एम्फोटेरिक होते हैं। लेड के चाहे कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कोई भी हो, क्या होगा वो, एम्फोटेरिक। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कोई सा भी हो, एम्फोटेरिक। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो कल जब अपनी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये +2 है और ये +4 है। इसको लिखते हैं मोर एसिडिक लेस बेसिक, और इसको मैंने क्या कहा था, मोर बेसिक और लेस एसिडिक। आया ना, क्लियर सबको, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मोर बेसिक लेस। तो अब इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है और ज्यादा एसिडिक कौन सा है, चेक करके बताओ जरा। तो मुझे लग रहा है यार वो ज्यादा एसिडिक है ये, और ये भी एसिड है। एसिड और एसिड थोड़ी रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट करता है, एसिड और बेस। ज्यादा बेस तो ये है, तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके बनाएगा लेड
नाइट्रेट और प्लस क्या बनेगा साथ में PbO2। ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करती है कि Pb2O3 में PbO2 होता है। ये इसका प्रूफ है। आपसे सवाल पूछ सकता है, अरे PbO का कलर रेडिश येलो भी है, रेडिश रेड या रेडिश येलो एक ही बात है, मतलब हल्का सा जैसे ऑरेंज मतलब खिसकता है ना, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? हाँ, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये चल रहा था अभी कि ये सजेस्ट कर रही है कि इसमें PbO2 है। क्लियर सबको? अगला देखो, ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था। अब आती है बात किसकी? Pb3O4 की। इसको कैसे बनाएंगे? तो Pb3O4 जो होता है वो Pb+O2। अगर आपने 340 डिग्री के आसपास आपका रिएक्शन कराया तो आपके क्या बन जाएगा? 6PbO से Pb3O4। क्लियर? ये बैलेंस बाद में कर लेंगे। ये अगर आपने इसको वापस हीट कर दिया 500 डिग्री तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वापस इसमें। Pb3O4 देखते हैं अपन किस चीज से मिला। ये भी मिक्स ऑक्साइड है और ये आपका PbO और PbO2 से मिलकर बना है। PbO PbO2 रेशियो बताएं अब आप खुद, 2:1। ये रेशियो 2:1 कैसे आया? मैंने आपको बताया था, यहां पर 3 लिखा हुआ है तो लेड तो 2 चाहिए, कहीं भी 2 आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है तो अगर यहां 2 कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, फिर एक 5 हो जाएंगे, तो गलत हो गया ना ये तो। क्लियर? तो अब अगर यहां पर बात करें अपन तो ये रेशियो हो गया 2:1। ये रिएक्शन कराओ वापस इसकी HNO3 से। अब फिर से वही बात है, ये इससे करेगा या इससे करेगा? ऑब्वियस सी बात है इसी से करेगा, और अगर इसी से करेगा तो क्या बनाएगा? ये Pb नाइट्रेट प्लस PbO2। ठीक है, हाँ या ना? और यहां पर आप देख सकते हो वापस ये PbO2 सजेस्ट कर रहा है इस चीज को कि ये रिएक्शन सजेस्ट कर रही है कि यहां पर आपका PbO2 बन रहा है। हाँ या ना? क्लियर? तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि भाई इनकी रिएक्शंस में ये बनता है। अब PbO2 की बात कर लेते हैं। PbO2 की 2 प्रॉपर्टी आएगी, एक ये एम्फोटेरिक है और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर इसकी पहले रिएक्शन HCl से करा के देखते हैं, PbO2 प्लस HCl, PbO2 प्लस HCl की करा के देखो, आप बताओ क्या बनना चाहिए जल्दी से बोलो। हो गया? तो बहुत ही सिंपल है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग, तो रिडॉक्स होगा। तो PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, यहाँ -1 है, यहाँ से 0 हो गया, 0 हो गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। +4 है, +2 में आ गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर सबको? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि PbO2 की अगर NaOH से कराएं तो क्या होगा बताओ जरा। ये एम्फोटेरिक है और ये आपका बेस है, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होकर के क्या बनेगा सोच के बताओ चलो आंसर। और इसी तरह से PbO2 की अगर H2SO4 से कराएं तो क्या बनेगा सोचो जल्दी। राहुल राज, वेरी गुड। वेरी गुड। देखो यहां पर ये +4 वाला है, +4 वाला है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या टिन में जैसा हो रहा था, तो Na2PbO3 बन जाएगा प्लस वाटर, सोडियम प्लम्बेट। क्या सही है ये? सोच के देखो, सोडियम
प्लम्बेट, क्या सही है ये? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ रहा है क्या? देखो हाँ या ना, बोलो हाँ। और अगर यहाँ की बात करें तो इसके लिए क्या बन रहा था, +4 में है, रेडॉक्स होगी तो PbSO4 प्लस O2 प्लस H2O। ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्जाम में। क्लियर? जल्दी से इसको स्टार बना लें और मार्क कर लें, स्टार मार्क करके। अगर सेम रिएक्शन अगर यहां पर मैं इसकी करता Pb3O4 की H2SO4 से, तो भी प्रोडक्ट वही बनता। PbSO4 प्लस O2 प्लस H2O, क्योंकि इसका वही PbO2 रिएक्ट कर जाता और जो PbO है वो PbSO4 बना देता। समझ गए बात को? इसमें दो थे, PbO प्लस PbO2, PbO2 तो रिएक्ट करके ये बनाता, PbO जो बचा था वो वापस H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाता, फाइनल प्रोडक्ट PbSO4 प्लस यही बनता। ठीक है? इसके बाद लेड जो है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, वो आपको कल भी बताया था या 11th में आपने पढ़ा होगा, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो होता है वो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है जल्दी बताओ, क्या होता है? एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस क्या होता था आपको 11th में शायद बताया होगा, नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूं। पुराने जमाने में जो फ्यूल होते थे वो फ्यूल खड़ 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 की आवाज आते थे, यानी कि वो फ्यूल के जो पार्टिकल्स होते थे वो इंजन से टकराते थे, जिससे नॉइस होती थी, उसको हम नॉकिंग कहते थे, जस्ट लाइक ये। ठीक है? नॉकिंग होने से फ्यूल जो है वो टकरा रहा है इंजन से, तो इंजन की जो क्षमता वो कम हो जाती, कैपेसिटी कम हो जाती थी वर्किंग की, इसलिए बार बार गाड़ी को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती थी या इंजन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती थी, तो इससे खर्चा बढ़ता था। बाद में हम इसमें क्या मिलाया अपन ने? लेड। लेड जब मिलाया तो लेड का कौन सा कंपाउंड मिलाया? ये वाला टेट्राइथाइल लेड। तो ये क्या करता था, उन पार्टिकल की, उन इंजन से टकराने की जो कैपेसिटी उसको कम कर देता है, जिससे इसका नाम पड़ गया एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो इस नॉकिंग को रोक रहा है। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो ये सब चीजें हट गई है, क्योंकि ये पेट्रोल भी अब ऐसा वाला नहीं आता, अब आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, जिसमें फ्यूल की कैपेसिटी ऑक्टेन नंबर से आइडेंटिफाई की जाती है। ऑक्टेन नंबर, अगर किसी फ्यूल के अंदर लिखा है और 100% इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, तो वो 100% आपका क्या है? फ्यूल। इसीलिए पेट्रोल में लिखा रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम और लिखा होता है एक नॉर्मल पेट्रोल। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम का कॉस्ट भी ज्यादा होता है, लेकिन वो कॉस्ट कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये पेट्रोल डलाओगे तो आपके इंजन की लाइफ ज्यादा होगी, और इंजन की लाइफ ज्यादा होगी तो वो पेट्रोल का जितना पैसा आपका ज्यादा लग रहा है ना, वो कंपनसेट हो चुका होगा, बल्कि प्रॉफिटेबल ही होगा। क्योंकि अगर महंगी गाड़ी है तो उसका इंजन का काम जब आप कराएंगे तो बहुत महंगा होगा, तो वो कॉस्ट कंपनसेट हो जाती है। ठीक है? चलिए, तो ये आपका लेड भी हो गया। अब मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसमें इसकी जरूरत पड़ रही थी। तो लेड और टिन दोनों की रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जरा देखना। जैसे MnSO4 जिंक लिया, ये देखो, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? चेक करके बताओ फटाफट जल्दी। क्या ये रेडॉक्स है? आंसर नहीं आ रहा, जल्दी। यस 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 यस, वेरी गुड, सबको आता है इसका मतलब रेडॉक्स। यस या यस या यस 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 यस, वेरी गुड। दूसरा सवाल, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? चेक करो जल्दी। नीलम खंडेलवाल या नो? यस यस, रेडॉक्स नहीं है। अभी फंस गए ना, दूसरी वाली की पहली वाली? कौन सी रिएक्शन के लिए बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। इसको मैं नंबर 1 देता हूँ,
इसको 2 देता हूं। आपको लिखना है कौन सी रिएक्शन के लिए आप लिख रहे हो नो, 1 के लिए या 2 के लिए? चलिए एक और रिएक्शन, अब आपको पूरा लिखना, जल्दी लिखो यार, 1 2 के लिए नहीं समझ में आ रहा मुझे। नो 1 नो 2 यस, ये कौन है? अक्षय। दोनों नहीं हैं, वेरी गुड। 1 नो, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इट्स नॉन रेडॉक्स। चलिए अब मैं तीसरी एक और रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है? तीसरी रिएक्शन आएगी और वो आपका है ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ZnSO4 प्लस कॉपर में आएगा कॉपर प्लस जिंक। थर्ड वाली के लिए बताइए अब रेडॉक्स है कि नहीं है, जल्दी। थर्ड, अभिजीत बंसल थर्ड यस। अंशुल अग्रवाल थर्ड इज नो, थर्ड नो, थर्ड है 2 या। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, मतलब आप सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है ना कि यार आपका आंसर डिफरेंट है, तो यानी आपको रेडॉक्स के बारे में सही नहीं पता। अब सुनो, पहली वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में +2 है और ये 0 है, और ये +2 यहाँ पर जा रहा है 0 में, यानी इसका क्या हुआ? रिडक्शन। दूसरी वाली में ये +2 है और यहाँ 0 आ रहा है, यानी यहाँ इसका क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसमें भी जिंक का ऑक्सीडेशन है, यहाँ जिंक है और ये क्या हुआ? जिंक का रिडक्शन। और कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं ये कहूँ कि रेडॉक्स कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट वाली रेडॉक्स नहीं है, सेकंड वाली है और थर्ड वाली नहीं है। अब हम फंस गए कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेडॉक्स है या नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी आपको। ये सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इस सीरीज में ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इस सीरीज में ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इसका मतलब समझते, ऊपर वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। यानी इस सीरीज में जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो नीचे वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट की रेस्पेक्ट में सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर ये Mn है और ये जिंक है। तो जब की पॉइंट याद आएगा आपको, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, जनरेटर तो नीचे है, यानी जनरेटर कभी भी मनी के रेस्पेक्ट में यानी Mn के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सिर्फ Mn ऑक्सीडाइज हो सकता है अगर जिंक के साथ आया तो। जिंक के साथ अगर Mn आया तो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहां रिड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन गलत है, फिजिबल नहीं है, दैट इज नॉट रेडॉक्स। सेकंड वाली में देखते हैं, जिंक ऊपर है कि नहीं है? हाँ। कॉपर नीचे है नहीं है? हाँ। तो इसका मतलब क्या निकला? होगी रिएक्शन ये। क्लियर? सिंपल है? यस। इस तरफ आओ, ये रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या ये रिएक्शन होगी? यस, नो, पता नहीं। तो जरा फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ आप। अब यस और नो पता नहीं का कॉन्सेप्ट क्या है? जिंक ऊपर है, ये नीचे है, तो जिंक क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में? रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज। क्लियर? तो इसका मतलब क्या निकला? ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी 10 से 11:30, पी ब्लॉक 15th ग्रुप, ठीक है? 10 से 11:30 एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, और वो 15th ग्रुप की होगी सुबह 10 से 11:30। कल रविवार है, टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्लास है आप ही के लिए। आपने कहा था कि लगा देना। क्लियर? कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ बच्चे चले जाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्स्ट्रा क्लास है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? मैसेज भी कर दूंगा मैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंट रहें। हाँ, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसका मतलब डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उन सभी पर
जल्दी बोलो, उन सभी पर हमारी रेडॉक्स डिपेंड करेगी। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा तो RT/L/N/Q/N/F, जहां पर आपका ये Q मतलब कंसंट्रेशन है, T मतलब टेम्परेचर है, N मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करेगा उन सभी पे डिपेंड करेगा। तो पहला pH ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? पहला है pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है वो समझना आप। ये MnO4 माइनस है, और अगर मैंने यहां पर एसिडिक मीडियम लिया ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो आप MnO4 माइनस, इसका जो कलर होता है वो पिंक या पर्पल होता है, ठीक है। पिंक और पर्पल कलर वाले MnO4 माइनस की रेडॉक्स रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में कराई जाएगी तो उसका प्रोडक्ट आपका Mn+2 होगा, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, ये जो ऑब्जर्वेशन होगी ये आपकी कलरलेस होगी। क्लियर सबको? ठीक। इधर से आते हैं, अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा MnO4-2, और उस प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन में कलर आएगा ग्रीन। और अगर मैं यहां पर आपका लाइट बेसिक लेता हूं तो लाइट बेसिक में या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो MnO2 बनेगा और उसका ऑब्जर्वेशन आएगा ब्राउन। क्लियर? अब आप देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +7 +2, कितने का चेंज आया 5, कितने का चेंज आया 1, कितने का चेंज आया +4 है, बोलो 3। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज आ रहा है। क्लियर सबको? बोलो यस। अब एक सवाल जेई के अंदर पूछा गया था और ओलंपियाड में भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज कलरलेस। चलो बताओ क्या आंसर जाएगा, जल्दी से बताओ। अक्षय 2 2। तो देखो अब ध्यान से, आंसर जाएगा 4। आपने सबने आंसर सोचा होगा Mn+2, ठीक है, लेकिन Mn+2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप याद करो डी ब्लॉक पढ़ाया था तो उस डी ब्लॉक के अंदर हमने कहा था कि Mn+2 जो है उसमें 3D5 होता है। तो अगर डी ब्लॉक कंपाउंड कोई भी हो तो उस डी ब्लॉक कंपाउंड में जब 0 यानी कि D0 और D10 हो तो वो कलरलेस होगा। D बोलो 1 to D9 अगर हो तो वो कलरफुल होगा, ठीक है। सिर्फ एक कंपाउंड आपका कलरलेस आता है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें Fe+3 में है, फिर भी ये कलरलेस है, बाकी सब में कलर आएगा। क्लियर?
तो यहां पर आपने Mn+2 में D5 आ रहा है, D5 आ रहा है, मतलब कलर आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसे लिखा था कि Mn+2 कलरलेस, वहां पर आपको अब लिखना पड़ेगा लाइट पिंक, क्योंकि Mn+2 का एक्चुअल कलर लाइट पिंक होता है। क्या बोला था मैंने? Mn+2 का एक्चुअल कलर लाइट पिंक होता है। या जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो MnO4 माइनस पिंक और पर्पल कलर का होता है। जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वो जो है पिंक या पर्पल कलर बहुत लाइट पिंक हो जाता है। बहुत लाइट पिंक होने की वजह से, बहुत लाइट पिंक होने की वजह से आपको कलरलेस नजर आता है वो, लेकिन एक्चुअल में उसका कलर कलरलेस नहीं होता। ये समझ में आया आपको? ऑब्जर्वेशन ऐसी आती है कि कलरलेस दिखता है, पर एक्चुअल में जो कलर है वो लाइट पिंक होता है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो पहला पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड किया, दूसरा टेम्परेचर। ये रिएक्शन हमें समझनी है। इन रिएक्शंस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे लिथियम है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस से लेके लिथियम जो है उसकी वैल्यू होती है 3.05। दिखाई दे रहा है कि 3.05 देखो, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डेल्टा जी बराबर -NFE नोड। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करूं माइनस की, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब डेल्टा जी क्या आ जाएगा? बोलो, डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये लिथियम प्लस से लिथियम रिएक्शन बनेगी या लिथियम से लिथियम प्लस बनेगी? ऑब्वियस सी बात है कि लिथियम से लिथियम प्लस जाएगा, वो लिथियम से लिथियम प्लस। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, लिथियम से लिथियम प्लस जाने की इच्छा बहुत है, यानी ऑक्सीडाइज होने की इच्छा बहुत है, और जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है वही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वही क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको मैंने एक थ्योरी बना दी कि अगर कोई एलिमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका कॉन्जुगेट आयन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन की बात हम करते हैं तो हाइड्रोजन आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब H+ क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना, हाइड्रोजन H+। ठीक है, ये H+ एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? आया ना? तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहां सोडियम की पोजीशन को देखो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देता है और H2 बन जाता है। तो सोडियम के साथ पानी जो है वो इजीली रिएक्ट कर लेता है, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम पर आए, मैग्नीशियम पर नीचे आते ही क्या हुआ? रिड्यूसिंग पावर कम हुई। अब इसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो गई तो मैग्नीशियम जनरली रिएक्ट नहीं करता है, प्लस वो रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लेता है ऑक्साइड की। उस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के लिए आपको इसे वार्म करना पड़ता है। क्लियर? तीसरी रिएक्शन, जिंक के पास आए। अब सोचो अगर मैग्नीशियम खुद वार्म पे कर रहा है तो क्या ये कोल्ड वाटर पे कर लेगा? जल्दी बोलो, क्या ये कोल्ड वाटर से करेगा? नहीं, इसलिए हमें हॉट करना पड़ा।
अब ये हॉट टेम्परेचर बढ़ाने का रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर पानी जो H+ है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी पानी को हॉट कर रहे हैं, तो उस H+ की पावर बढ़ रही है, यानी जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था H+ वो धीरे धीरे बढ़ करके वो स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। क्लियर? अब आप सोचो कि ये जो जिंक है ये वीक हो गया किससे? मैग्नीशियम से, तो इसको हॉट करना पड़ रहा है। अब सोच के देखो कि आयरन क्या हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेगा? तो आंसर बोलो नहीं, आयरन हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टीम। तो यानी कि अगर आयरन स्टीम पर कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि आयरन अगर स्टीम पे कर रहा है तो आयरन के नीचे वाले स्टीम पर रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको उसके लिए और ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर सबको? और ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर सबको? तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कैसे हुई, समझ में आया कुछ? तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आयरन है उससे नीचे वाला कोई एलिमेंट है तो आपको पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपको एलिमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने आपको पी ब्लॉक में जब बोरोन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी ऐसे, और वो रिएक्शन क्या थी कि बोरोन प्लस वाटर नो रिएक्शन। पता है क्यों? क्योंकि बोरोन जो होगा वो नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से बहुत नीचे आएंगे। हाइड्रोजन से नीचे आने की कोशिश होगी तो क्या होगा? आयरन से भी नीचे ही होंगे। फिर तो आयरन से नीचे वाले तो कभी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन होती ही नहीं है, आया ना? तो रिएक्शन हो। लेकिन अगर आपने एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेड हॉट अगर कर दिया इसको, तो रिएक्शन हो रही थी और B2O3 + H2 बन रहा था। इसी तरह अगर मैं सिलिकॉन लेता हूं, वाटर लेता हूं, नो रिएक्शन, लेकिन अगर सिलिकॉन को रेड हॉट कर दिया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये पी ब्लॉक की दोनों रिएक्शन दोबारा से रिवाइज करा दी मैंने। समझ में आया कुछ जो मैंने बोला? बोलो। पता नहीं तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? भैया नेटवर्क तो आ रहा है ना? अभिषेक आपका बफरिंग चल रहा है, इमोजी बफरिंग। जरा एक बार देख के बताओ फटाफट कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट कमेंट करो। कुलदीप सुथार का यस, साहिल पाठक का भी यस, रोहित कुमार का भी यस, राहुल सिंह यस, सनी यो सर वेरी गुड, यो हनी सिंह, विक्रम कुमार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? अभी ये सॉल्ट में पढ़ेंगे अभी। गुड इवनिंग सर, आ रहा है, समझ में ही आ रहा है ना? कुछ और तो नहीं आ रहा है सर? प्लीज क्लास लो है? अच्छा 2 क्लास लो पर डे। भैया पहले 1 क्लास लेने दे फिर 2 क्लास की बात करेंगे। एक्चुअली इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सर लोग की भी क्लास होती है और एक ही सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, एक क्लास फिर दूसरी, यानी 5 क्लास तो एक की हुई, और 3 स्लॉट चल रहे हैं 10वीं से 11वीं स्कोर, और दूसरा एंथूस चल रहा है जो इस साल आईटी की तैयारी करके IIT JEE एडवांस देने जाएगा 2021 में। तो 15 स्लॉट है, तो 15 स्लॉट के हिसाब से कोई टाइम नहीं बैठेगा, इसीलिए संडे को ही ले पा रहा हूं मैं। ठीक है? साहिल पाठक ये कल सुबह डिसाइड करेंगे अपन क्लास के बाद। ठीक है? अजीत सतीश सर पी ब्लॉक के बाद क्या? भाई अजीत सतीश पी ब्लॉक के बाद क्या, ये तो बताओ। चलो चलें अपन आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आ रहा है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन अपनी पड़ी। अब वाटर के साथ रिएक्शन के बाद वाटर की रिएक्शन के बाद की बात करते हैं, और वो बात आएगी रिएक्शन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में अगर मैं जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं तो ZnSO4 + H2 बनता है, और जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं तो ZnSO4 + SO2 बनता है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि जिंक के H2SO4 है, जिंक के H2SO4 है, ZnSO4 H2 है और SO2 है। ठीक है? तो अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ। अब चेंज क्यों हुआ पहले वो समझते हैं।
जब हम H2SO4 एसिड की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि यहाँ पर H+ है और यहाँ सल्फेट है। H+ अगर H2 में जाता है और सल्फेट SO2 में जाता है तो दोनों में देखो क्या हुआ, H+ का क्या हुआ, रिडक्शन, सल्फेट का भी क्या हुआ, रिडक्शन, +6 था +4 आ गया तो रिडक्शन हो गया, यहां से यहां गए तो भी रिडक्शन हो गया, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि यहां जो H2SO4 है उसमें H+ और सल्फेट H2SO4 में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझना, जब हम यहां बात कर रहे हैं इसकी H2SO4 की और H2SO4 की, तो उस कंडीशन में ये हो रहा है कि डाइल्यूट के अंदर प्रिफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो H+ होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, डाइल्यूट के अंदर जो H+ है वो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी H+ की ज़्यादा होती है। ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से पता चलता है। आपको नहीं पता चल रहा तो मैंने बता दिया कि डाइल्यूट जो होता है उसमें इन दोनों में से प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, H+ की। अगर ये इसकी होती है तो इसका मतलब क्या निकला कि H+ जाएगा इसलिए H2 बनेगी, लेकिन जब कंसंट्रेट की बात करते हैं तो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सल्फेट होता है, इसलिए SO2 बनता है। तो दिमाग की बत्ती जली अब आपको कि डाइल्यूट H2SO4 अगर कभी भी आएगा तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो H+ होगा, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सल्फेट होगा। ठीक, अब इसी पर बेस्ड आपसे एक सवाल पूछेगा वो आपसे, आप आंसर देना, और वो आंसर ये है कि क्वेश्चन ये है कि जिंक प्लस डाइल्यूट HCl की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, और जिंक प्लस कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा। चलो बताओ फटाफट। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आपका ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, H2, और यहां पर भी ZnCl2 प्लस H2 ही बनेगा, जबकि यहां कंसंट्रेट लिया है। अब एक नया डाउट आ गया कि सर यहां पर तो आपने SO2 बनाया, वहां क्यों नहीं बनाया, तो स्टडी कर लेते हैं जरा। देखो H+ प्लस Cl-, H+ से बनाएंगे तो क्या बनेगा, H2, Cl- लेंगे तो क्या बनेगा, Cl2, ये प्लस से क्या आ गया, 0, इसका हुआ रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइनस से कहाँ गया, 0, जिसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, माइनस से 0 गया है, माइनस से अगर 0 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या निकला, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट था, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट था। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो सिर्फ यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे रिएक्ट करेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट तो जो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, तो वो तो एक ही H+, तो H+ H2 ही बनाएगा। समझ में आया नहीं आया, तो इसका मतलब समझे आप, ये रिएक्शनें आपको पता होनी चाहिए, और इन रिएक्शंस में देखने के बाद हमें एसिड के बारे में पता चला। तो अब एसिड दो टाइप से कैटेगराइज कर दी हमने, एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो जिनका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स उन्हें कहते हैं जिनमें एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। जैसे डाइल्यूट HCl, क्या इसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नहीं। कंसंट्रेट HCl, क्या इसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नहीं। डाइल्यूट H2SO4, क्या इसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बोलो, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये तीनों के तीनों
नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होंगे। और इन तीनों में जब भी रिएक्शन होगी H+ पार्टिसिपेट करेगा, और H+ अगर पार्टिसिपेट करेगा तो H2 गैस बनेगी। ठीक, और एक मैं और बता देता हूं, कंसंट्रेटेड H3PO4, ये भी एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो होता है जिसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो होता है जिसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या बोला जल्दी बताओ? जिसका एनायनिक पार्ट कंसंट्रेटेड, एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये मैंने आपको बताया, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसका अंदर भी एनायनिक पार्ट नहीं करता है रिएक्ट, लेकिन इनमें करता है। ये सारे क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ये सारे क्या हो गए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो अगली क्लास जब होगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से एसिड नाम बताओ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के, और कौन कौन से हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के। ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो टिप्स। ठीक, अब एक की पॉइंट मैंने आपके लिए बता दिया कि भैया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो है जिसका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो कौन है इसके ऑक्सीडाइजिंग? H+, यानी H+ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2। हाँ या ना? H2। तो एक की पॉइंट तैयार कर रहा हूं मैं आपके लिए, अब देखो। तो इस की पॉइंट के हिसाब से क्या हुआ देखना जरा, कि अगर कोई मेटल है और एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो वो H2 बनेगा, और मेटल कौन सी होगी? अबव हाइड्रोजन। और अगर मेटल है और कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, रिएक्शन नहीं होगी अगर वो मेटल कहाँ है? बिलो हाइड्रोजन। क्लियर? बिलो हाइड्रोजन क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। H+ भी इनमें जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक और वीक मिलकर के रिएक्शन नहीं करा पा रहे, वीक और वीक रिएक्शन नहीं करा पा रहे। हाँ या ना? वीक और वीक रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। यहां देखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? अब देखो की पॉइंट का मजा कितना। इस की पॉइंट को आपने याद कर लिया कि लिखे काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। यहां पर आपको हाइड्रोजन, जब आप इस सीरीज को लिख लोगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के अबव कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 15, 15। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मैंने आपको कितने बताए? 4। यानी आप अगर एक एलिमेंट यहां रखते हो और एक एसिड यहां रखते हो तो ऐसे यहां 15 एलिमेंट आएंगे, 4 एसिड आएंगे, तो 15 × 4 60। 60 रिएक्शन आपको 1 मिनट में गारंटी के साथ याद हो गई, और उन सबका प्रोडक्ट H2 होगा। यही आईटी है। 1 मिनट में गारंटी के साथ 60 रिएक्शन याद हो गई, अगर आपको ये सीरीज याद है और ये कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो। क्लियर? तो आपको दिमाग में बिठाना है की पॉइंट, क्या? कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो उसका H+ होगा, और H+ होगा तो H2 बनेगा। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड 4 हैं, और वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के अबव जितने भी एलिमेंट है उनसे रिएक्ट करके H2 देते हैं। क्लियर? यही आईटी है। अरे समझ में आया? हाँ तो बोल दो। हाँ, वीजे रॉक्स, रिएक्शन शॉक्स, यही आईटी है। वेरी गुड। कौन है भाई? हर्षित आहिल, पता नहीं क्या नाम है, कुछ अजीब सा फॉन्ट है। ठीक, तो हाँ, वीजे रॉक्स, रिएक्शन शॉक्स आप भी कर सकते हैं। की पॉइंट को आप यूज़ करें, आज घर जाकर प्रैक्टिस करें, घर पे बैठ करके इस लेक्चर को दोबारा सुने। बहुत यूज़फुल लेक्चर है, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और वो आप दोबारा से जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है अभी ऑक्सीडाइजिंग एसिड वाला, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपको अब पी ब्लॉक में जो 15th ग्रुप है वो सारी रिएक्शन मैं याद करा दूंगा 1 मिनट में गारंटी के साथ वापस। क्लियर? तो कल मिलते हैं, कल एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, हिरेंद्र सिंह, लव यू, आपको भी बेटा। ठीक है ना? 15th ग्रुप चालू करेंगे। पी ब्लॉक के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग लेंगे। ठीक है? पी ब्लॉक के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बेसिक होता है फंडामेंटल आईओसी का। अगर आपको वो अच्छे से आ गया तो फिर आपको आईओसी में कभी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? चलिए कल मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक। सुबह 10 बजे भूलिएगा मत, सुबह 10 बजे। कितनी बजे? 10 बजे। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, सुबह 10 बजे।